अस्सलामुअलैकुम। मैं स्वीज के साथ मोहम्मद अदल सिद्दीक हाजिर खिदमत है। आज अभी वीलॉग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर हुई थी तो ज़रूरत इस अमर की हुई कि आप तक हर चीज़ फ़ौरन बहम पहुँचाई जा सके। मिसेस जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा सरीना ईसा साहिबा के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे, उन अहकामात की रोशनी में FBI ने आगे जो प्रोसीडिंग करनी थी, और वो आगे चलने से पहले बस मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने वीलॉग मेरे 100 और वीलॉग उसके बाद पिछले दिनों वही शहजाद भट्ट के साथ भी वीलॉग किया था, वो आप लोगों के सामने 19 जून 2020 10 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 17, 19 और बाकी बहुत सारी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने और बाकी सब लोगों ने जो की थी, और उसमें जो रेलेवेंट पैराज वो सारा करने के बाद बता दिया था कि करना क्या है। और जो रेलेवेंट पैरा जो है ना, मैं बाकी नहीं पढ़ना चाहता, वो टाइम लाइन दी हुई थी किस तरह था। पैरा 11 है, For the removal of any doubt, it is clarified that any of the proceeding under the 2001 ordinance as herein contemplated on the one hand and before the council in terms of para 9 and 10 herein above on the other are distinct and separate from each other। यानी उससे बेस नहीं करना, अलग-अलग हैं, दोनों की प्रोसीडिंग का आपस में ताल्लुक़ नहीं है। Accordingly, nothing contained in this order shall affect or prejudice the rights of appeal of any of the respondent under the 2001 ordinance, if they feel aggrieved by the order made by the commissioner, or as the case may be, any made or decision taken at any appellate stage. Any such appeal shall be decided on the merits in accordance with the 2001 ordinance. At the same time, within bracket, and needless to say, the consideration by the council of any matter placed before it under either paras 9 or 10 here and above shall not be affected by the filing or pendency of any appeal as aforesaid. But the council may, if it deems appropriate, notice such appellate proceedings or orders, decisions, and may, within bracket, for purpose only for the matter before it, make such orders or give such directions in relation thereto as it deem appropriate। ये मकसद आप तक पढ़ने का सिर्फ इतना था, पहले प्रोसीडिंग में क्या होना है, कैसे करना था, कैसे नोटिस देने थे, कितने टाइम में, वो मैं पहले वीलॉग्स में बता चुका हूँ कि दोनों प्रोसीडिंग्स अलग-अलग हैं। अब इनकम टैक्स के प्रोसीडिंग से एक तरह की जुडिशल इंक्वायरी एक तरह की इंक्वायरी कह दें, क्वासाइड जुडिशल प्रोसीडिंग चलनी थी, और वहाँ से वो हालात और वाक़या से आने थे कि क्या वैलिड सोर्स ऑफ इनकम है, मनी ट्रेल है, क्या इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल की गई थी, वो टाइमली सारा बताना, ये एक्सप्लेन होना था सारी चीज़ों को, क्योंकि 2018 और 2019 की रिटर्न जनवरी 2020 में दाखिल की गई थी और डेट वो हटाई गई थी, लेकिन वो मेरा ख्याल है वो जनवरी 2020 में जो वही शहजाद भट्ट ने जो प्रोसीडिंग अपने तौर पर देखी थी। आज की जो खबर वो यही है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सरीना ईसा पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए का टैक्स आयद कर दिया, या जुर्माना, कुछ जगह जुर्माना कहा जा रहा है या टैक्स आयद कर दिया। सरीना ईसा साहिबा तशलीबक जवाब न देने पर यह जुर्माना या टैक्स आयद किया गया। बेगम सरीना ईसा साहिबा ने FBI के जुर्माना करने के फ़ेल को गैर कानूनी करार दिया है। ज़राए FBI के मुताबिक जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा केस में FBI ने सरीना ईसा पर 3 करोड़ 50 लाख जुर्माना या टैक्स आयद कर दिया है। FBI का बेगम जस्टिस सरीना ईसा से मुताल्लिक़ फ़ैसला 164 सफ़ा पर मैंने देखा नहीं है, मैं आपको ऐसे कह दूँ, जो अभी सोशल मीडिया बात चल रही है उसी को सामने रख कर फ़ैसले में बताया गया सरीना ईसा ने FBI के सवालात का तसलीबख्श जवाब नहीं दिया। सरीना ईसा पर जुर्माना 14 सितंबर को आयद किया गया। वो 100 डेज़ 19 जून से अगर आप आ जाएँ तो 100 डेज़ की लिमिट सारा वो सामने रखना। 100 डेज़ तो मैक्सिमम थे,
60 डेज़ और 50 डेज़ 75 डेज़ के हवाले से बात थी। सिर्फ बेगम सरीना ईसा को जुर्माना करने से कबल या टैक्स लगाने से कबल 3 शोकाज नोटिस जारी किए गए थे। FBI ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुतय्यन वक्त में फ़ैसला करना था। FBI सरीना ईसा को जुर्माना करने की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगी। इस तरह जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अहला बेगम सरीना ईसा ने FBI के फैसले को यकतरफा और गैर कानूनी करार दिया है कि FBI ने मुझे सुने बगैर फैसला दिया जो कि गैर कानूनी है। इससे कबल 29 अगस्त को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने FBI ने बेगम सरीना फायज़ ईसा की मनी ट्रेल को गैर तसल्ली बख्श करार दिया था। यानी बात फिर वही आ गई, मनी ट्रेल या सोर्स ऑफ इनकम वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। बाज़ाहिर यही लग रहा है जी सरीना ईसा महदूद आमदन में लंदन जायदादें नहीं खरीद सकती थी। FBI ने सरीना ईसा की लंदन की जायदाद की मनी ट्रेल का जायज़ा लिया है। FBI इसमें ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि सरीना अपनी महदूद आमदन से लंदन में जायदादें नहीं खरीद सकती थी। यानी बेगम जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहिबा अपनी मजमूई आमदन से लंदन की जायदादें नहीं खरीद सकती थी। और इस सिलसिले में 21 अगस्त को ग़ालिबन 21 अगस्त को सेक्शन 122 और सेक्शन 111 के तहत 2 नोटिस भिजवाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि लंदन की दोनों जायदादों की कीमत 10 करोड़ 43 लाख रुपया थी। अब FBI के मुताबिक बेगम सरीना की टैक्स वाली आमदनी जो है ना वो 93,75,000 रुपया थी। इस पर बेगम जस्टिस सरीना ईसा ने भी FBI को 21 अगस्त के खतूत का जवाब जमा करवा दिया है, जिसमें सरीना ईसा साहिबा ने सवाल उठाया कि FBI ने मेरी 2243 कनाल ज़मीन की ज़रिए आमदनी शामिल नहीं की। FBI ने क्लिफ्टन की जायदाद की वसूल आमदन भी शुमार नहीं की। उनकी मुलाजमत की आमदन भी लंदन की जायदादों में शामिल नहीं की गई। FBI में जमा उनकी टैक्स की तफसीलात ज़ाहिर नहीं की गई। सरीना ईसा साहिबा ने कहा है कि उन्हें FBI की टीम पर एतमाद नहीं है। FBI की टीम मेरे गोशवारों में रद्दबदल कर सकती है। अब ये दौर ऐसा है नहीं है कि यहाँ बैठ के कोई इस तरह की हरकत कर सके। अब हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर है। आपको याद होगा कि जो रिकॉर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया गया वो सरबवर लिफाफे में, सील्ड लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया था। तो वो चीज़ें बदलना मुश्किल है, नामुमकिन सी बात है। बात बड़ी सिंपल सी थी। ग़ालिबन एक जायदाद 2004 या 2005 में ख़रीदी गई, 2010 और 2011 में। तो उन सालों में मनी ट्रेल था, सोर्सेज ऑफ इनकम थे। क्या रिटर्नों में अगर ख़रीदी थी तो डिक्लेयर करनी चाहिए थी उन सालों के अंदर। ग़ालिबन ऐसा है कि उन सालों में डिक्लेयर नहीं की गई। ये पहली दफ़ा 2018 और 2019 की रिटर्नों में ये डिक्लेयर की गई हैं जायदादें। तो अब एसेट बियॉन्ड मीन अगर कह दें या अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से ये केस होता तो वो जायदादें जो है ना पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है उसकी तस्वर की जाती। कानून यही है, आपको मौका दिया गया, आपके पास सोर्सेज ऑफ इनकम या वैलिड सोर्स ऑफ इनकम या मनी ट्रेल नहीं था तो फिर आपके पास फिर होना चाहिए था ना कि आपके पास टैक्स डिक्लेयर किया होगा, जायदादें डिक्लेयर की होंगी। वो ग़ालिबन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। अब ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ही जाना है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो अपनी तय करदा जो टाइम लिमिट दी हुई है उसके अंदर अब इसका फ़ैसला होना है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ज़्यादा पेचीदगियाँ होंगी। सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपने ऑर्डर में कह चुकी है कि अपील का प्रोसीडिंग का इन प्रोसीडिंग का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने अपनी जगह चलना है, उन्होंने अपनी जगह चलना है। अपीलें जिसने दायर करनी है वो दायर करे। मैं आने वाले दिनों में जस्टिस काजी फायज़ के लिए मैं समझ रहा हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शायद मुश्किल वक्त शुरू हो। अभी ये वक्त बताएगा कि किस तरह ये केस की प्रोसीडिंग चलती है और क्या मंतकी अंजाम। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और मैं पहले दिन से इस बात पे कायम हूँ कि ये सारा मामला जो है ना ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने देखना है। हम अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाएं। अगर खुदा न खास्ता पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से ये नैब में चला गया तो फिर अदलिया की आज़ादी बहुत कंप्रोमाइज़ होगी। हमें उससे बचना है। इसलिए ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ही चलेगा और आने वाले दिनों में आपके सामने असल हक़ाइक़ भी आ जाएंगे। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।